ये एक डेटा है जिसमें हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस, नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांचेस और टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे किसी क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, ये डेटा कैसे निकलता है? तो दैट टेबल यू नीड टू रिमेंबर, इसको आपको याद करना। ओके, तो इसमें क्या क्या चाहिए होता है? इसमें क्या क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल, ये आप जानते होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल या नंबर ऑफ एटम्स इन द बेस, वो हम लिख रहे हैं पी से। अब पूरे क्रिस्टल में कितनी प्रिमिटिव सेल्स हैं, नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन द क्रिस्टल, को हम लिख रहे हैं एन से, कैपिटल एन। पी नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल, कैपिटल एन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल। देखिए यहाँ पर अगर क्रिस्टल का डायमेंशन 1 है, 1 डायमेंशनल क्रिस्टल है, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है, उसके हिसाब से ठीक है टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। ओके, तो अगर 1D क्रिस्टल है तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 होगी, जिनमें से एक अकॉस्टिकल होगी और बाकी ऑप्टिकल होंगी, रेस्ट ऑप्टिकल होंगी, यानी कि P-1। टोटल में से टोटल ब्रांचेस 3 होंगी, जिनमें से एक अकॉस्टिकल और बाकी ऑप्टिकल होंगी। अगर क्रिस्टल 2D है तो टोटल ब्रांचेस 2P होंगी, जिनमें से 2 अकॉस्टिकल और रेस्ट ऑप्टिकल होंगी। ओके, अगर क्रिस्टल 3D है टोटल ब्रांचेस 3P होंगी, जिनमें से 3 अकॉस्टिकल और रेस्ट ऑप्टिकल होंगी। So that is a very simple data that you need to remember. Okay? उसके बाद नंबर ऑफ मोड्स की बात आती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोड्स क्या होते हैं? अगर एक 3 डायमेंशनल, अगर एक एटम, कोई एक सिंगल एटम, अगर कोई सिंगल एटम 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है तो हम क्या कहेंगे, वो कितने मोड में वाइब्रेट कर सकता है? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अगर एक सिंगल एटम ठीक है एक्स के लोग वाइब्रेट कर सकता है, वाई के लोग वाइब्रेट कर सकता है, जेड के लोग वाइब्रेट कर सकता है, तो उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ मोड्स हुए वाइब्रेशन की? ठीक है 3। ओके, तो अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल P है, टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स N है क्रिस्टल में, तो अगर Pn का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? Pn बनेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। ये एक प्रिमिटिव सेल में P एटम और टोटल प्रिमिटिव सेल क्रिस्टल में N, तो Pn किसके बराबर है? Pn इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। ठीक, तो अगर क्रिस्टल 1D है तो एक एटम के पास कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे? एक एटम के पास एक मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, तो Pn एटम के पास कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे? Pn ओनली। ओके, 2D में एक एटम के पास कितने मैक्सिमम मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं? 2, एक एटम के पास 2, तो Pn एटम के पास 2Pn। 3D में कितने टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम मोड ऑफ वाइब्रेशन? एक एटम के पास, एक के पास 3, तो Pn एटम के पास 3Pn। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ क्रिस्टल। इनमें से भी अगर आपको ऑप्टिकल अकॉस्टिकल छांटने हैं, हाउ वुड यू डू दैट? तो आप मुझे बता सकते हैं कितने ऑप्टिकल मोड होंगे, मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, और कितने अकॉस्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे? तो क्या होगा, जैसे यहां लिखा हुआ ना डेटा, ये तो कितने होंगे? अगर अकॉस्टिकल ऑप्टिकल छांटने हैं तो कितने होंगे? P-1 इंटू N क्या होंगे? ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे ये, और इसमें से क्या होंगे? 1 क्या होगा? 1 इंटू N मतलब N क्या होंगे? अकॉस्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे। क्लियर हुई बात? अकॉस्टिकल ऑप्टिकल मोड अगर निकालने हो अलग अलग तो की बात कर रहा हूँ, ये तो टोटल मोड है, इनमें से भी ऑप्टिकल अकॉस्टिकल मोड, तो मोड में और ब्रांच में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोड एंड ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच से मोड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर ये ब्रांच का डेटा है, मान लिया ये ब्रांच का डेटा है, ये ब्रांच का डेटा है, ये ब्रांच का डेटा है, तो ब्रांच के डेटा से मोड का डेटा कैसे बनाएंगे? किससे मल्टीप्लाई करके? सिंपली N से। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल में जितनी भी प्रिमिटिव सेल्स हैं उनका नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ब्रांच का डेटा किसमें बदल जाएगा? मोड में। ओके, ब्रांच का डेटा मोड में बदल जाएगा। अगर एक ही यूनिट सेल है क्रिस्टल में तो तब क्या होगा? अगर पूरे क्रिस्टल में एक ही सेल है, एक ही प्रिमिटिव सेल है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोड्स एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी सेम और डिफरेंट? इट विल बी सेम, एन का वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो सेम आ जाएगा डेटा। ओके, दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, अब करें आगे, इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पूछता हूं आपसे, ये चलो यही कर लेते असाइनमेंट से कवर हो जाए। नंबर ऑफ मोड्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोड्स में आपको क्या करना है? नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स से मल्टीप्लाई करना, जितनी भी क्रिस्टल में है। अगर एक ही प्रिमिटिव सेल है तो नंबर ऑफ मोड एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम है। आई थिंक हमने असाइनमेंट नंबर 1 कर लिया था पूरा, असाइनमेंट 2 में कहां तक हो गया था? बताना भाई, असाइनमेंट 2 में कहां तक हो गया था?
17 हो गया था क्या? यस सर हो गया था। 18, यस सर हो गया था। 19, पेज 12। मैं लगातार ही कर रहा हूँ। न्यूट्रॉन विद मूविंग विद स्पीड दिस स्पीड न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन की स्पीड दे रखी है 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड। यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इफ ब्रैग एंगल 30 डिग्री इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। क्या होगा? तो आप जानते हैं ब्रैग लो क्या है 2d sin थीटा b इक्वल टू m लैम्डा। ओके, एक मिनट का चला, ठीक है। तो यहां पर मिल रहा है 2d sin 30, ऑर्डर है 1 लैम्डा। sin 30 and this sin 30 is 1/2, 2 and sin 30 would be cancelled, implies that d का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? लैम्डा। and in this question lambda is not given, instead speed is given। ओके, तो आप जानते हैं फ्रॉम और वेवलेंथ कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन का? फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। क्या है डी ब्रोगली रिलेशन? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। स्पीड दी हुई है इसलिए क्या यूज करेंगे हम? h बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। इसको आप नोट नहीं कर पाए और कितनी स्लाइड मैंने दिसंबर वाली यूज कर ली? चलो ये करो। From de Broglie relation, lambda is h/p. So h is mass of neutron and v is the speed of neutron. It is 6.626 divided by mass of neutron is this speed of neutron दिया हुआ 1000। What is the wavelength? 3.95 3.15 3.95 -10। तो ये हो गया 3.95 एंगस्ट्रॉम। तो d का वैल्यू भी कितना आएगा? d वैल्यू विल बी सेम एज वेवलेंथ। नाइन सिक्स कर लो, आई थिंक 55 था, 3.955। यस सर। तो एक राउंड ऑफ कर दो उसको, चलो राउंड ऑफ कर लो, 2 डेसिमल प्लेस। ओके, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन था न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन पर बेस्ड था। wave vector of the incident light is this, Bragg's law in reciprocal lattice, ये भी पेज 12 पर था। 2k dot g plus g square equals to 0, ये Bragg's law in reciprocal lattice। Reciprocal lattice of hexagonal lattice, reciprocal of hexagonal is
FCC BCC हेक्सागोनल या ऑर्थोरोम्बिक? हेक्सागोनल। FCC और BCC के लिए कौन से कॉम्बिनेशन अलाउड है? BCC का सिलेक्शन रूल आप जानते हैं, FCC का सिलेक्शन रूल आप जानते हैं? तो टेल मी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है? H plus K plus L शुड बी इवन। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। BCC के लिए तो सही हो रहा है। FCC में चेक करते हैं। FCC में या तो सारे ओड होने चाहिए, सारे इवन। ये सारे ओड है, ये सारे ओड है, ये सारे इवन है, ये भी सही है। ओके, इसमें देखो FCC तो सही बन रहा है, बट ये BCC वाला गड़बड़ हो गया है ना, ये गलत है। इस पर जाएं तो ये सारे ओड, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। बाकी ये वाला सही था। यहाँ पर ये ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, BCC में गड़बड़ हो गई, FCC में भी गड़बड़ हो गई। ओके, तो ऐसा कौन था जिसमें दोनों सही है? ए। जो द फॉलोइंग डिफरेंशियल पीक विल बी एब्सेंट इन पाउडर BCC के लिए कौन सी एब्सेंट होगी? इसका सम 2 है, सम 2 है, सम 4 है, ये एब्सेंट हो गया ना, यही आंसर है। ट्वेंटी 26 ले रहा हूँ मैं, 24 अभी थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से ये क्वेश्चंस पे पहुंचना है जो मैंने ये भी बताया आपको, ब्रांचेस वाला। इसमें लिखता है अक्सर बिलोंग टू FCC, FCC है, ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। 4 एटम्स इन द यूनिट सेल, ये अगर नाम भी बताता तो भी हमें पता था कि 4 एटम होते हैं उसके यूनिट सेल में। अगर ये डेटा ना भी देता तो भी पता चल जाता। FCC देना बस इंपॉर्टेंट था। साइज ऑफ द क्रिस्टल इज 1 सेंटीमीटर, क्रिस्टल का साइज 1 सेंटीमीटर। साइज का मतलब पता है क्या? साइज का मतलब वो जो पूरा क्रिस्टल है ना, पूरा क्रिस्टल वो 1 सेंटीमीटर साइज का। यूनिट सेल का साइज 1 नैनोमीटर है। स्कैटरिंग फैक्टर F है, स्कैटरिंग फैक्टर इज F। कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल कितने होंगे, तो देखिए आपको पता है कि 1 नैनोमीटर के क्यूब में कितने एटम्स हैं? एक क्यूब वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं? 4। ओके, देयर आर 4 एटम्स इन ए क्यूब वॉल्यूम। तो 1 नैनोमीटर क्यूब में, 1 नैनोमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं? 4। तो पूछ रहा है पूरे क्रिस्टल में एटम कितने हैं? भाई एक यूनिट सेल में कितने एटम है? 4। तो पूरे क्रिस्टल में कितने एटम्स होंगे? पूरा क्रिस्टल क्या है? 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो बताओ 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कितने एटम्स होंगे? 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कितने एटम्स होंगे बताओ? ये होंगे या नहीं? भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं? 1 नैनोमीटर क्यूब में इतने, तो कितना हो गया बताओ? 4 इंटू 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर? 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है कितना? कितने नैनोमीटर 1 सेंटीमीटर में? -7 होने चाहिए आई थिंक। 10 टू द पावर -7 का क्यूब सेंटीमीटर में किसमें बदल गया? नैनोमीटर क्यूब। नीचे भी क्या है? नैनोमीटर क्यूब। तो क्या कैंसिल हो गया? कौन सा कितना आया? ये प्लस आया, सॉरी, क्योंकि जो सेंटीमीटर वो यूनिट बड़ी है। ओके, तो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम थे? 4। तो पूरे क्रिस्टल में कितने एटम होंगे? 4 इंटू 10 टू द पावर 21। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है स्ट्रक्चर फैक्टर 4010 कितना होगा? स्ट्रक्चर फैक्टर 4010 0 होगा नहीं, और 200 FCC में अलाउड है, नॉट अलाउड है? अलाउड है। तो क्या होगा बताओ? 4 है। 4 है। ओके, ये हो गया आंसर। ट्वेंटी 28 शायद हमने कर लिया है। ये पेज आई थिंक 30। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द NaCl यूनिट सेल। NaCl यूनिट सेल में 4 तो Na होते हैं ना, और 4 ही Cl होते हैं। ठीक है, कितने हो गए कुल मिलाकर? 8 या 4? 8। 4 Na 4 Cl।
28, 29, 30 हमने कर लिया था क्या? Which of the following has more directional, है ना? कर लिया होगा ना equivalent. यस सर 30 हो गया, 32 भी हो गया, 33 हो गया. यस. अब ये वाले क्वेश्चन जो अभी मैंने टॉपिक कराया था. एज 14, 34, 35. If there are n atoms in the primitive cell, go back and see. If there are p atoms in the primitive cell, okay. Phonon dispersion relation had optical branches. Branches पूछ रहा है कौन सी वाली? Optical. यहाँ पे dimensionality नहीं defined है. Go back and see. ये इस बात अगर आपको number of atoms in the primitive cell दिए हुए हैं p, तो dimensionality पे डिपेंड करता है 1D, 2D, 3D. नंबर जो ब्रांचेस का डिपेंड करेगा ऑप्टिकल ब्रांचेस का, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप 1 डायमेंशनल क्रिस्टल ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल ले रहे हैं, 3 डायमेंशनल ले रहे हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप रीड करोगे तो डायमेंशनलिटी नहीं पता है ना. तो कितना डायमेंशन होता है बाय डिफॉल्ट क्रिस्टल? बाय डिफॉल्ट कितना डायमेंशनल क्रिस्टल होता है? बाय डिफॉल्ट 3 डायमेंशनल होता है. कौन सा ऑप्शन आएगा? विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? 3 n - 3. देख लो ऑप्टिकल ब्रांचेस पूछ रहा था, यहाँ ये 3p - 3 था तो 3n - 3 आएगा. ओके, यहाँ चाहिए. नेक्स्ट वन, बेरियम टाइटेनेट. मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है. वैसे तो इसी से पता लग रहा है. मैंने आपसे कहा था ना प्रिमिटिव सेल में क्या होता है, हर एक टाइप का कम से कम एक एक एटम आ जाना चाहिए. तो 1 मॉलिक्यूल पर प्रिमिटिव सेल होता है. प्रिमिटिव सेल, ये प्रिमिटिव सेल है या नहीं? ये वाली यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल है. ये यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल है. ओके, क्यों क्यों प्रिमिटिव सेल है? क्योंकि आप देखो इसको जरा ध्यान से. बेरियम कहां बिलोंग कर रहा है? बेरियम इज बिलोंगिंग हियर. टाइटेनियम कहां बिलोंग कर रहा है? सेंटर पर. और ऑक्सीजन कहां बिलोंग कर रहा है? स्पेस सेंटर पर. तो आप बता सकते हैं कितने एटम्स होंगे इस यूनिट सेल में? हाउ मेनी एटम्स वुड बी देयर इन दिस प्रिमिटिव सेल? बेरियम के लिए आएगा 1/8 × 8. वैसे करने की जरूरत नहीं थी, मैं बताऊं आपको. प्लस ऑक्सीजन के लिए आएगा 1/2 × 6. प्लस टाइटेनियम के लिए आएगा 1 × 1. 1 + 3 + 1 हो गया 5. पी का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 5, जो कि मुझे यहां से भी दिख रहा है. जब भी किसी क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती. प्रिमिटिव सेल में कितने एटम्स होते हैं? उतने ही एटम्स होते हैं जितने एटम्स मॉलिक्यूल में होते हैं. तो ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर. क्या नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल इसके बराबर होते हैं अगर मॉलिक्यूल दिया है तो. नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल. क्लियर है? तो एटम आगे 5 प्रिमिटिव सेल में, 5, जिनमें से ये कौन सा है? ये बेरियम टाइप का है. ये वाला कौन सा है? ये वाला है ऑक्सीजन टाइप का. और ये वाला कौन सा है? टाइटेनियम टाइप का है. ठीक है, 5 आ गए. तो पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल फोनोन मोड. ये कितना डायमेंशनल है पहले बताओ? ये कितना डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल. ओके, तो ऑप्टिकल ब्रांचेस कितनी होगी? बट ये क्या पूछ रहा है, ब्रांच या मोड? मोड्स. मोड. गो बैक एंड सी. मोड में और ब्रांचेस में क्या फर्क है बताओ. ब्रांचेस को मोड में कैसे बदला जाएगा? किस नंबर से मल्टीप्लाई करके? टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स, है ना. तो ये जो क्रिस्टल यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ जो दिखाया हुआ क्रिस्टल है, ये इसमें कितनी नंबर ऑफ वो दिख रही है आपको प्रिमिटिव सेल कितनी है? 1. एक ही है ना. n का वैल्यू कितना है इसमें? p का वैल्यू तो 5 है. n का वैल्यू कितना है? 1. एक ही दिखाई हुई है. अगर 2 दिखा देता गलती से यहाँ पे, अगर यहाँ पर एक और ऐसी प्रिमिटिव सेल दिखाई हुई होती, तब मोड एंड ब्रांचेस सेम आते हैं डिफरेंट. अभी यहाँ n का वैल्यू क्या है? 1 है मतलब एक ही क्या दिखाई हुई है? n वैल्यू मतलब 1, मतलब ओनली 1 primitive cell is shown. Only 1 primitive cell is given. एक ही primitive cell given है, इसलिए हम n का वैल्यू ले रहे हैं 1. तो हमारा आंसर होगा क्या? ऑप्टिकल मोड्स के लिए 3p - 3. मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ
ऑप्टिकल मोड 3p माइनस 3 5 15 माइनस 3 12 आएगा आंसर, ये ऑप्शन। ओके, तो ब्रांच में मोड में फर्क पता लग गया। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पर एक ही प्रिमिटिव सेल दिखाई हुई है तो n का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ मोड सेम होंगे। बट अगर 10 दिखाए होते तो ब्रांच और मोड अलग होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये n नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स है, ये हो गया। तो जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, जैसे मान लिया NaCl देता, ओके, NaCl देता, चलो काम करते हैं, व्हाट आई डू इज मैं कहीं से NaCl की यूनिट लेके आता हूँ। आप ये छोड़ो कि क्वेश्चन कौन सा है, आप सिर्फ इतने पर फोकस करो। या इसको भी छोड़ो। ये क्या है? इट इज NaCl यूनिट सेल। इज दिस द प्रिमिटिव यूनिट सेल? नो सर। ये वाला जो एटम है ना, व्हाइट वाला, इसको हम Na प्लस ले रहे हैं, और जो ब्लैक वाला है उसको हम Cl माइनस ले रहे हैं। इज दिस द प्रिमिटिव यूनिट सेल? आंसर इज नो। दिस जो यूनिट सेल यहाँ पर शो की हुई है, द शोन यूनिट सेल, द शोन यूनिट सेल is not primitive, but it is conventional. कौन सी यूनिट सेल बोलते हैं इसको? But it is conventional unit cell. क्लियर है बात? It is conventional unit cell. एक मिनट क्या हुआ? भाई इसमें मोड इसलिए लिया क्योंकि मोड में क्या एक्स्ट्रा है। अगर मैं ऑप्टिकल मोड निकालने के लिए बोल रहा है मुझसे कहीं से 3D में मान लिया, तो ऑप्टिकल मोड कितने होंगे इसमें? चलो इसमें बता दे, इसमें ऑप्टिकल मोड कितने होंगे? कितने ऑप्टिकल मोड होंगे इसमें बताओ? इसमें ऑप्टिकल मोड होंगे 3p minus 3 into 3 into n है ना, 3p माइनस 3 into n होंगे या नहीं? ओके, और इसमें अकॉस्टिकल मोड कितने होंगे? अकॉस्टिकल मोड होंगे 3n। क्लियर है बात? तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है इस डायग्राम में? n का मतलब क्या है? n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर कितनी प्रिमिटिव सेल्स दिखाई हुई हैं? तो कितनी दिखाई हुई है यहाँ पर? एक ही है ना, एक ही यूनिट सेल तो है, प्रिमिटिव एक ही है ये, तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो इसलिए ब्रांच और मोड एक ही आए। 12 क्लियर है? उसी बात को मैं आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ द शोन यूनिट सेल इज नॉट प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव नहीं है, ये प्रिमिटिव नहीं है, बात समझते होंगे आप, ठीक है? वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि NaCl की प्रिमिटिव सेल में कितने एटम्स होते हैं? मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल ऑफ NaCl, बताइए क्या होते हैं? 8 ये देखो ना, बात वही आ गई। प्रिमिटिव सेल में 8 नहीं होते, 4 भी नहीं होते, 2 होते। क्या होते हैं? एक Na और एक क्या होता है, यानी कि मैंने आपको लिखवाया होगा कहीं पर, वहां पर 1 NaCl मॉलिक्यूल लिखवाया होगा, ऐसे लिखवाया होगा या नहीं? yes. तो P का वैल्यू कितना हुआ? P का वैल्यू कितना हुआ मुझे बताओ। NaCl के लिए P कितना लगेगा? 2 लगेगा या 1 लगेगा या 8 लगेगा? बोलो 2 लगेगा। प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे, एक Na टाइप का होगा, एक Cl टाइप का होगा, 2 होंगे। ओके, तो कितनी ऑप्टिकल ब्रांचेस होगी? तो टोटल ब्रांचेस कितनी होगी? 6
3 in 3p, टोटल ब्रांचेस होंगी 3p, तो होंगी 6। ऑप्टिकल ब्रांचेस कितनी होगी? 3p माइनस 3 कितनी होगी? 3। अकोस्टिकल ब्रांचेस कितनी होगी? 6 3 3 होती है अकोस्टिकल ब्रांच। क्लियर है? इतनी बात खत्म हो गई, ब्रांच समझ में आ गई। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ध्यान से देखो। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर इन द shown unit cell, in the shown unit cell, find number of optical modes, find optical modes, acoustical modes, and total modes of vibrations, total modes of vibrations। ओके, ये आपको बताना है। ये जो डायग्राम मैंने शो किया है, पिछले डायग्राम में आपने क्या किया था? व्हाट यू डिड इन द प्रीवियस डायग्राम। देखो आपने मोड क्या लिखे थे? मोड उतने लिखे थे जितनी ब्रांचेस आ रही थी। क्यों लिखे थे? क्योंकि ये एक प्रिमिटिव सेल थी या 10 प्रिमिटिव सेल थी। ये जो डेटा है वो प्रिमिटिव सेल का डेटा है। ये हो गया बात खत्म ब्रांचेस का। अब मैं मोड पर आ रहा हूँ। तो आपको ये बताना है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, इसमें कितनी नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स हैं? बताओ कितनी नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स हैं इसके अंदर? कैपिटल एन का वैल्यू कितना है बताइए? कितनी है? एन का वैल्यू कितना है? कितनी प्रिमिटिव सेल्स हैं इसमें? बस ब्रांचेस में उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर 1/3। 1/3 का समझ आया कंसेप्ट? कितनी प्रिमिटिव सेल्स बन सकती हैं इस कन्वेंशनल में? ये प्रिमिटिव नहीं है, ये तो बात पक्की है ना, लिख दिया मैंने यहाँ। इसका जो आंसर है वो कहां से लगेगा पता आपको? उसकी कोई तो मतलब, देखो यार आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि प्रिमिटिव का जो सिरा होगा वो कहाँ होगा। प्रिमिटिव का जो सिरा होगा वो कहाँ होगा? एंड कहाँ होगा उसका? एक तरफ से पकड़ के चलोगे ना। प्रिमिटिव, आप ये बताओ प्रिमिटिव का डेफिनेशन लैटिस से आता है या एटम से आता है? एटम से कोई मतलब नहीं होता। एटम 50 भी हो सकते हैं, एटम 100 भी हो सकते हैं। प्रिमिटिव का जो डेफिनेशन होता है वो किसके बिहाफ पर आता है? प्रिमिटिव का जो डेफिनेशन होता है वो बिहाफ पर होता है, लैटिस पॉइंट होता है नहीं। इसका लैटिस कौन सा है मुझे ये बताओ बस आप, फिर पता लगेगी आपको बात, आपके दिमाग में घुसेगी। बताओ इसका लैटिस बताओ। टेल मी द लैटिस ऑफ NaCl। FCC लैटिस। अब भी कुछ पता नहीं लग रहा है? लैटिस FCC है, अभी नहीं पता लगा? तो कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स होंगे? लैटिस इसका FCC है, FCC लैटिस है, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हुए यूनिट सेल के पास? बोलो। 4। और प्रिमिटिव होने के लिए कितने लैटिस पॉइंट चाहिए? 1 कितने चाहिए? 1 टू बिकम प्रिमिटिव इन द प्रिमिटिव सेल। तो हमें सबसे पहले लैटिस को ही देखना होता है इन द प्रिमिटिव सेल। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट चाहिए 1। ओके, तो अब बताना क्या रिलेशन हुआ इसमें और प्रिमिटिव में? एन का वैल्यू कितना लिखूं? अब भी नहीं समझ में आ रही बात। 4। ये समझ में आया 4 कैसे आया ये? FCC लैटिस 4 लैटिस पॉइंट, प्रिमिटिव होने के लिए 1 लैटिस पॉइंट। तो इसमें कितनी प्रिमिटिव सेल है अगर बनाए किसी भी तरीके से? इसमें 4 प्रिमिटिव सेल होगी अगर हम कोई भी तरीका अपनाए बनाने के लिए। ओके, तो 4 प्रिमिटिव सेल होगी। तो अब क्या कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल मोड हो गए? ऑप्टिकल मोड कितने हो गए बताओ? मोड पूछ रहा हूँ मैं। मोड मतलब आपको प्रिमिटिव सेल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसमें। ऑप्टिकल 12। ऑप्टिकल हो गया, ब्रांच में मल्टीप्लाई करो 4। ऑप्टिकल मोड कितने हुए? 12। अकोस्टिकल मोड कितने हुए? ये भी 12 हुए। टोटल मोड कितने हुए? 24। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो ऑप्टिकल मोड आए 12, अकोस्टिकल मोड आए 12 और टोटल मोड आए 24। ये हो गया डेटा। ठीक, तो मोड में और आपको फर्क पता लग गया होगा शायद, मोड में एंड ब्रांच में।
नहीं चलते हैं वापस। कौन सा था 35 कर लिया हमने, 36 आई थिंक हो गया था पहले। 37 37 करो इसको। In a cubic crystal atoms, M1 lie on one set of planes, M2 lie other set of planes. Okay. If C is the force constant between the nearest planes, frequency of vibration of optical phonon branch at क्या है ये, कौन सी पोजीशन है? सेंट्रल ब्रिलियंट जोन पूछ रहा है, बताइए। किसकी बात कर रहा है? डायटोमिक लैटिस की। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ऑप्शन 38 हो गया था, 39 कर लिया था। 39 कौन सी बॉन्डिंग होती है जर्मेनियम में? कोवलेंट बॉन्डिंग। जर्मेनियम में या सिलिकॉन में या डायमंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, डायमंड। कोवेलेंट कोवलेंट। कोवेलेंट 40 कर लिया था हमने, 41 हो गया था, 42 हो गया था, 43 भी हो गया था, 44 हो गया था, 45 को मैं तब होगा, 46 हो गया था, 47 अभी तक हो गया, 48 हो गया। पेज 50 ये बता, ये गेट में आया हुआ अभी रिसेंट में किसी में 2018 या A cubic cell consists of two atoms. M1, M2. M1 heavier है, इन्होंने M1 को heavier लिया हुआ। Alternately, assuming only reduced never interaction, center of mass किसमें दिख रहा था, किसमें मूव करता है? वही किसमें फिक्स रहता है, किसमें मूव करता है? Moves with the atoms in the optical mode? नहीं, optical mode में कैसे वाइब्रेट करते हैं एटम्स? जैसे मान लिया आपके पास ये चीज है, ये Na प्लस, इससे कनेक्टेड कौन है? Cl माइनस, इससे कनेक्टेड कौन है? Na प्लस, इससे कनेक्टेड कौन है? Cl माइनस। ये कौन है? Na प्लस। ये कौन है? Cl माइनस। ये कौन है? Na प्लस। ये कौन है? Cl। ये कह रहे M1 हैवी है, इसका मतलब उन्होंने Cl को क्या लिया होगा? M1 Cl को माना होगा, M2 इसको माना होगा, M1 इसको माना होगा और इसको M2 माना होगा, क्योंकि इससे पता लग रहा है, हमें पता है Cl भारी है या नहीं, Cl है ना। इस पर अगर हम EM वेव अप्लाई करते हैं ऑप्टिकल मोड के लिए, EM वेव, ये मैं बता चुका हूं पहले आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इस हाफ साइकिल के लिए, इस हाफ साइकिल के लिए Na किधर जाएगा? फील्ड के डायरेक्शन में इधर, और Cl किधर जाएगा? फील्ड के अपोजिट, क्योंकि फोर्स उसका उल्टा लगेगा, माइनस साइन होने के लिए। तो इस केस में क्या होगा? ऑप्टिकल मोड के केस में जब दोनों एटम अपोजिट फेज में वाइब्रेट करेंगे ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो ऑप्टिकल मोड में तो रहता है फिक्स, और अकोस्टिकल मोड में क्या करता है? मूव करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? बी। ओके, तो ऑप्टिकल वेव है ये। कौन सी वेव लगाई हमने? ऑप्टिकल वेव। साउंड वेव चार्ज को देखती है क्या? नो सर। तो वो क्या करेगी? वो दोनों को एक ही डायरेक्शन में पुश करेगी। जो साउंड वेव होगी इट टी नो चार्ज, इसलिए वो दोनों को एक ही तरफ पुश करेगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज को देखती है, इसलिए क्या करेगी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको देखता है? चार्ज को देखता है, नहीं देखता है? बिल्कुल देखता है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा उन दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ऑप्टिकल वेव। तो फिक्स इन ऑप्टिकल वेव, ऑप्टिकल ब्रांच एंड मूव्स इन द अकोस्टिकल ब्रांच। 49 page 68 लीनियर डायटोमिक चेन, ये इसमें कैपिटल एम और स्मॉल एम लिए हुए मासेस, फोर्स कांस्टेंट सी लिया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है।
atoms vibrating in transverse mode corresponds to optical branch. Is this correct or not? Correct, sir. Yes, ये सही है. ट्रांसवर्स मोड में जो करते हैं वो ऑप्टिकल मोड होता है और जो लॉन्गिट्यूडनल मोड में करेंगे वो कौन होगा? Acoustic. Acoustic branch. Okay. आगे. Maximum frequency of acoustic branch depends on the mass of lighter atom. ये बात सही है गलत है? गलत है. अकोस्टिक ब्रांच की जो फ्रीक्वेंसी थी कहां पर? मैक्सिमम वाली. वो क्या आएगी? वो आएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकोस्टिक ब्रांच. अगर आप देखोगे तो आएगी 2c/m2. M2 को हमने क्या लिया था? हैवियर या लाइटर? Lighter. हमने हैवियर लिया था अपने डेरिवेशन. किस पे डिपेंड करेगी? लाइटर मास या हैवियर मास? हैवियर मास. गलत है ये. लाइटर पर डिपेंड नहीं करती, हैवियर पर डिपेंड. तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है. ये सही आएगा. आगे चलते. Dispersion of frequency in optical branch is smaller than that of acoustic branch. यानी कि जो चेंज दिख रहा था आपको ऑप्टिकल ब्रांच में वो कम था अकोस्टिकल के मुकाबले. Yes, sir. आगे. No normal modes exist in acoustic branch at any frequency greater than the maximum frequency at k equals to pi by a. यानी कि k equals to pi by a के बियॉन्ड कोई मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वाइब्रेशन. ये बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल सही है. तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ? ओनली बी. इसमें क्या होना चाहिए था? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकोस्टिक ब्रांच डिपेंड्स ऑन द लाइटर मास और द हैवियर मास. Heavier mass. हैवियर मास. क्योंकि वो नीचे आता है वैसे ही कर्व ना. आप ये बताओ सिंपल का लॉजिक. जब हमने कर्व स्केच किया था ऐसे करके ओमेगा बाई के, तो ये जो था अकोस्टिक वाला जो था ये यहाँ, ये नीचे था ऑप्टिकल वाले से या ऊपर था? ऑप्टिकल वाला ऐसे था यार. नीचे. नीचे कब आएगा? जब आप 2c बाय लाइटर करोगे या हैवियर करोगे? हैवियर करोगे तभी तो ये कम आएगा ना वैल्यू. ठीक है ना. हमने क्या माना था अपने उसमें? m1 को लाइटर मानकर चले थे. समझिए. ऊपर वाली ब्रांच ऑप्टिकल होती है, नीचे वाली ब्रांच अकोस्टिकल होती है. 50, 51, 52, 53 चार हो चुके हैं. 54 लो. ये लिखता है नंबर ऑफ फोनोन ब्रांचेस इन ग्रेफाइट विद 4 एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल. लिखा हुआ है. वैसे आपको डेटा पता होना चाहिए. ग्रेफाइट की प्रिमिटिव सेल में कितने एटम्स होते हैं? 4. ग्रेफाइट की प्रिमिटिव सेल में 4 एटम्स होते हैं. ग्राफीन की प्रिमिटिव सेल में कितने एटम्स होते हैं? 2 होते हैं. बेसिस उसमें 2 एटम्स की होती है, ए एंड बी टाइप की. ग्राफीन में जो बेसिस होती है 2 एटम्स की होती है, ए एंड बी टाइप. तो 2 होते हैं वहां. ग्रेफाइट में 4 होते हैं. ओके, आप जरा समझो. नंबर ऑफ फोनोन ब्रांचेस इन ग्रेफाइट कितनी होगी? ग्रेफाइट की डायमेंशनलिटी क्या है? 2 डायमेंशनल. ग्रेफाइट दिखने में कैसा है? 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल. ग्रेफाइट दिखने में होता है 3 डायमेंशनल. ग्राफीन ग्रेफाइट में क्या फर्क है? ग्राफीन 2 डायमेंशनल होता है ना. दिखने में ग्रेफाइट 3 डायमेंशनल होता है. बट आप ये बताइए बॉन्डिंग कैसी होती है? जैसे मान लिया ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट एक स्पेशल एग्जांपल है. दिखने में 3D है बट कैलकुलेशन 2D से होगी. इसलिए ग्रेफाइट का खास ध्यान रखना है. ग्रेफाइट में होता क्या है? ग्रेफाइट में एक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होती है. ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ. ये लेयर ऑफ कार्बन एटम हो गई. ये कार्बन एटम की लेयर है ऐसे. ये दूसरे कार्बन एटम की लेयर है. ये तीसरे कार्बन एटम की लेयर है. ओके, तो ये जो लेयर्स होती हैं, मान लिया ग्राफीन लेयर्स हैं. ओके, एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि ग्रेफाइट एक आध बार और आएगा. क्योंकि ग्रेफाइट ना, आपको ग्रेफाइट का खास ध्यान रखना है. एक मिनट. मान लिया ग्रेफाइट होती है. ग्रेफाइट है. तो ये वाली लेयर कौन सी लेयर है? ग्राफीन लेयर है. ये भी कौन सी लेयर है? ग्राफीन लेयर है. और ये भी ग्राफीन लेयर.
ये जो बॉन्डिंग है ये वाली, ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये वाली बॉन्डिंग है कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। जबकि ये वाली कौन सी बॉन्डिंग है? वन डे वॉल बॉन्डिंग। ये वाली बॉन्डिंग, ये वाली वन डे वॉल। ये वाली बॉन्डिंग है वन डे वॉल, वन डे वॉल बॉन्डिंग है। ये वाली बॉन्डिंग वन डे वॉल बॉन्डिंग। ओके, तो वन डे वॉल बॉन्डिंग जो होती है ये वाली, ठीक है, वन डे वॉल बॉन्डिंग, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए क्या होता है, वन डे वॉल बॉन्डिंग में क्या ट्रांसफर नहीं होते? नो लैटिस वाइब्रेशंस, no lattice vibrations are transferred, no lattice vibrations are transferred from one graphene layer to other graphene layer, other graphene लेयर। ठीक है, तो इसको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी, कभी कभी सी एक्सिस भी बोल सकता है, पता है आपको, एग्जामिनर कभी कभी सी एक्सिस भी दे सकता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली ऐसे होता है, ये सी एक्सिस है, ये ए एंड बी एक्सिस है ना। कितना एंगल होता है ए एंड बी के बीच में? 120। ओके, तो किस तरफ माना जाता है कि नो लैटिस वाइब्रेशन वुड बी ट्रांसफर्ड? अलोंग सी एक्सिस। किस तरफ नहीं माना जाएगा नो लैटिस वाइब्रेशन? अलोंग सी एक्सिस। सी एक्सिस के अलोंग ये माना जाता है कि कोई लैटिस वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं होंगे। नहीं होंगे तो वो कैसे ट्रीट होगा? दो ही डायरेक्शंस में वाइब्रेशन ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें एक्स के अलोंग एंड वाई के अलोंग, एक्स वाई प्लेन में। तो इसको कितना डायमेंशन ट्रीट करना है आपको, कहीं भी कैलकुलेशन आएगी। ग्रेफाइट को प्रैक्टिकली ट्रीट करना है, वी नीड टू ट्रीट इट, वी नीड टू ट्रीट इट 2D, 2 डायमेंशन। ठीक है, किसके लिए, कौन से पॉइंट, किस पॉइंट के लिए? लैटिस वाइब्रेशन के लिए। इसको 2D ट्रीट करना। अब करो क्वेश्चन, हो जाएगा। कितनी ऑप्टिकल ब्रांच, टोटल ब्रांच कितनी? टोटल ब्रांच 4 दूनी 8, कितना हुआ? 4 दूना 8, 4 into 2 8, जिसमें से कितनी ऑप्टिकल कितनी अकॉस्टिकल? acoustic 2, optical 8. ठीक है, टोटल हो गई 8, जिसमें से 2 अकॉस्टिक एंड 6 ऑप्टिकल, रेस्ट ऑप्टिकल। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, कार्बन का अदर फॉर्म क्या होता है? कार्बन का ही अदर फॉर्म क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, समटाइम्स एग्जामिनर इसको पूछ सकता है आपको उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में। तो जैसे हम कहते हैं ना एटम्स के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है ना इनके बीच में, तभी तो एटम, मतलब स्प्रिंग एक्चुअल में लगी हुई नहीं है, बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं हम, कहते हैं ना ये एटम वाइब्रेट करेगा अगर ऐसे, तो ये वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर होगी? अगले एटम को। ओके, तो बताइए स्प्रिंग, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ये, तो वो वाइब्रेशन किसके पास जाएंगे? अगले एटम के पास चले जाएंगे। ठीक है नहीं, तो किस डायरेक्शन में कोई स्प्रिंग नहीं लगी हुई है माना जाएगा मैथमेटिकली। इसमें जो स्प्रिंग मानी जाएंगी वो तीनों डायरेक्शन में मानी जाएंगी या सिर्फ 2 डायरेक्शन में मानी जाएंगी? स्प्रिंग की बात करें सर ए और बी में मानी जाएगी, सी पे नहीं मानी जाएगी। हाँ ठीक है, तो हम ये मानेंगे देयर इज नो स्प्रिंग। अगर मैथमेटिकली इसको ट्रीट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग इसकी करते हैं अगर हम, तो हम क्या कहेंगे? हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नो स्प्रिंग, देयर इज नो स्प्रिंग, नो स्प्रिंग along C axis, C axis के along कोई स्प्रिंग नहीं। ओके, इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं। ओके, ये अगर इसकी जगह ग्राफीन होता तो ग्राफीन में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये तो 2D ग्रेफाइट में तो हमें सोचना पड़ा। इसका पी वैल्यू कितना है ग्राफीन का? ठीक है, तो कितना होगा टोटल ब्रांच?
टोटल ब्रांचेस 4, ऑप्टिकल कितनी 2, अकॉस्टिकल कितनी 2, ठीक हो गया। कार्बन एक और फॉर्म ले सकता है, जो फेमस फॉर्म्स है कार्बन की, वो एक फॉर्म डायमंड भी आती है, आप जानते होंगे भाई। ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफीन भी कार्बन की फॉर्म है। डायमंड कितना डी क्रिस्टल है, 3D या 2D? 3D. पी वैल्यू बताओ डायमंड का, बताओ। 2. पी वैल्यू 2 है, कैसे पता, कैसे पता भाई? फिर से वही काम आपका। लैटिस कौन सा है? FCC. लिखवाया होगा मैंने एक लाइन, डायमंड हैज एफसीसी लैटिस विद हाउ मेनी एटम स्पेसेस, लिखवाया नहीं? 2 एटम स्पेसेस। डायमंड हैज एफसीसी लैटिस विद 2 एटम स्पेसेस। बेसिस में जितने एटम होते हैं उतने एटम पिवोटल सेल में होते हैं नहीं, ठीक है। तो फिर से क्या आएगा, टोटल ब्रांचेस कितनी 3p, 3 into 2 कितनी 6, ऑप्टिकल कितनी 3p minus 3, 3, अकॉस्टिकल कितनी 3. 3, ओके। इसी में भी कर सकते हो आप। अगर आपसे पूछने लगे जर्मेनियम क्रिस्टल में क्या होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम में, सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, उनमें क्या होगा, सेम होगा ना। Yes. 55, 56 अभी छोड़ दो आप, 57 हो गया वंडरवाल, आपको पता है क्या है 57? डाइपोलर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। फिफ्टी नहीं कर पाओगे अभी आप, 59 भी नहीं, 60 भी नहीं, 61 भी नहीं, 62 भी नहीं, 63 हम शायद कर चुके हैं, 64, पेज 70। Number of acoustic phonon branches in 3-dimensional crystal with 3 atoms per primitive cell. Acoustic 3-dimensional crystal है तो 3 आएंगे वो तो, चाहे कितने भी एटम्स हो primitive cell। Extra powder pattern recorded from simple cubic. First order diffraction peak would appear for diffraction peaks। अच्छा, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं इसमें, पॉसिबली हो सकते हैं। यस लगा हुआ है ना। सो अब बताइए, यहाँ से देखते हैं, देखिए 2d sin थीटा इक्वल्स टू होता है लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर हम क्या करें, इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, अगर हम थीटा को क्या लें, मैक्सिमम लें, तो थीटा इक्वल्स टू 90, कितना मैक्सिमम डी अलाउड, कितना मिनिमम डी अलाउड होगा, है ना। थीटा को मैक्सिमम अगर लेंगे तो sin 90 विल बिकम 1, ठीक है। तो क्या अलाउड वैल्यूज ऑफ डी हो सकती हैं, अलाउड वैल्यूज ऑफ डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो डी कितना हो सकता है, कितना हो सकता है डी बताओ, इन्होंने ए दिया हुआ है, वेवलेंथ 1/2 दिया, तो कौन सी पीक के लिए पॉसिबल है। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये डी वैल्यू जो है कहाँ, ये देखो, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये देखो, sin थीटा इज लैम्डा बाय 2। अब जो sin थीटा है वो क्या होता है,
वो या तो 1 होता है या 1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो साइन थीटा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, तो क्या वैल्यू दे सकता है साइन थीटा? लैम्डा साइन थीटा इज लैम्डा बाय 2d। जो साइन थीटा है या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, ये होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा या तो क्या होगा, इक्वल होगा 2d के या उससे कम होना चाहिए। तो इंप्लाइज दैट d कितना होना चाहिए, d आइदर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो कितना आना चाहिए किसी भी पीक के लिए, लैम्डा का वैल्यू रहता है 1। ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। आपको चेक करना है कौन सी पीक इस रिलेशन को फॉलो करेगी, या तो d ज्यादा हो 1/2 एंगस्ट्रॉम से या इक्वल हो, इससे इसके अलावा कोई अलाउड सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, ये समझ लो दोबारा से। 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा दिया हुआ है, व्हाट मैक्सिमम वैल्यू थीटा कैन टेक, क्योंकि थीटा नहीं दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज दिस 1, या तो 1 से 1 के बराबर होगा या कम होगा। और आगे कितना रहा sin थीटा, लैम्डा बाय 2d। तो यहां से सिंपलीफाई किया तो लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2d, या d क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लैम्डा बाय 2 से या बराबर होना चाहिए। अब बताओ, a दिया हुआ a, अगर मैं d100 निकालता हूं इस पीक के लिए, इस पीक का d कितना होगा, सिंपल क्यूबिक a होगा, मतलब कितना होगा 1 एंगस्ट्रॉम होगा। तो क्या ये ज्यादा है इससे 1/2 से, 1 ज्यादा है 1/2 से या नहीं, यस अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। आगे चलते हैं, इस पर आते हैं। इसका d कितना है, इस पीक का d कितना है बताओ, 0.4 एंगस्ट्रॉम। इस पीक का जो d है वो होगा d112, ये आएगा a बाय कितना 26 ये 1/2 से कितना आ रहा है बताना एक बार जरा, कितना आ रहा है 0.4 0.4 लगभग है। ये 1/2 से कम है या ज्यादा है, कम है कम है, अलाउड है नहीं, नहीं अलाउड है। नहीं अलाउड। आगे चलो इस पर आओ जरा, इसका d कितना है